है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो 12th का बायोलॉजी का लेकर आए। बच्चे ध्यान देना है, चीज़ों को समझने का बच्चे आप लोग को प्रयास करना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को बच्चे ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे पुष्प के बारे में, अर्थात फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स क्या होता है, पुष्प क्या होता है। देखिए, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग फूल का अध्ययन करते हैं, तब हम उस भाग को बच्चे हम कहते हैं एंथोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में फूल के बारे में अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग फूल के बारे में अध्ययन करते हैं, तब हम उसी ब्रांच को बच्चे हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। जैसे कि मैंने देखिए लिखा हुआ है कि फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आप लोग को याद रखिएगा, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फल के बारे में पढ़िए तो पोमोलॉजी, तो फल का अलग कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग धीरे धीरे हम लोग सीखने और समझने का आपको प्रयास करेंगे बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट हमारा है पुष्प अर्थात फ्लावर। तो फ्लावर में आप लोग को ध्यान ये देना है कि फूलों का अध्ययन हम एंथोलॉजी करते हैं। जब हम फूल के बारे में पढ़ते हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी ब्रांच को बच्चे में कहते हैं एंथोलॉजी। याद रखिए बच्चे, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फूल पौधा का मुख्य जनन अंग होता है। ध्यान दीजिएगा, फूल जो होता है पौधा का मुख्य जनन अंग होता है। जनन अंग का मतलब ये होता है कि जनन क्रिया में भाग लेता है। अर्थात मनुष्य में भी मुख्य जनन अंग क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। जैसा कि पता होना चाहिए आप लोगों को, पुरुष में होता है टेस्टिस और महिलाओं में होता है बच्चे ओवरी। याद रखना है, पुरुष में होता है टेस्टिस और महिलाओं में होता है बच्चे ओवरी। उसी प्रकार फूल जो होते हैं पौधा का मुख्य जनन होता है। इसी से पौधा नई पीढ़ी की शुरुआत करती है। अगर मान लीजिए कि पौधा में फूल नहीं लगेगा, पौधा में फूल यदि नहीं लगेगा तो पौधा का नई पीढ़ी नहीं बनेगा। फूल से ही फल बनता है, फल से बीज बनता है, और वही बीज से पुनः फिर पौधों का क्या हो जाता है बच्चे, निर्माण हो जाता है। तो याद रखना है बच्चे, फूल पौधा का मुख्य जनन अंग होता है। इसी से पौधा नई पीढ़ी की क्या करती है, शुरुआत करती है। इसी से पौधा नया पीढ़ी क्या होती है, जन्म लेती है। आप लोग को याद रखना है बच्चे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। फूल का मुख्य कार्य प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना होता है। देखिए, फूल का मुख्य कार्य है प्रजनन की सहायता से। फूल में प्रजनन होता है। अब कैसे होता है फूल में प्रजनन? देखिए, फूल में भी एक नर होते हैं और एक मादा होते हैं, जिसे हम लोग नर हिस्सा को कहते हैं पुमंग और मादा हिस्सा को कहते हैं जया, जो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान ये देना है, आगे इसी वीडियो में आगे आपका आ जाएगा बच्चे। फूल का मुख्य कार्य प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण। देखिए, फूल में भी प्रजनन होता है और उसी प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना होता है। जिस पौधा में अगर फूल नहीं बनेगा तो उस पौधा में समझिए कि फल भी नहीं बनेगा। मतलब फल बनने के लिए फूल अत्यंत आवश्यक है। जिस पौधा में समझिए कि फूल नहीं बन रहा है तो समझिए फल भी नहीं बनेगा। जैसे पपीता में अगर फूल न लगेगा तो समझिए कि उसमें फल भी नहीं लगेगा। तो हम लोग कह देते हैं कि पपीता झरगा निकल गया है। या यदि आम में देखे होंगे बच्चे, एक साल के अंतराल पर मोजर लगता है। देखिएगा कि एक साल में मोजर खूब लगा, अब एक साल में मोजर बहुत कम लगता है। तो जिस साल मोजर ज़्यादा लगेगा उसमें देखिएगा उस साल आम बहुत ज़्यादा फलेगा, और जो अगला साल कहने का मतलब होता है, वो कहने का मतलब जो आम होता है वो कहने का मतलब एक साल पर उसमें फल लगता है। एक साल पर फल लगे तो दूसरा साल अगला साल फल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फूल ही नहीं लगता है। तो देखिए, याद रखिए बच्चे, फूल का मुख्य कार्य होता है प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना होता है। फूल का ही मुख्य कार्य है प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना होता है। तो याद रखना है, फूल से ही आपका फल बनता है। याद रखना है बच्चे, फूल से ही क्या बनता है, फल बनता है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चे, पुष्प के भाग। पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं आप लोगों को बच्चे ध्यान देना है। देखिए, पुष्प के 4 भाग होते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, ये पुष्प को आप लोग को बढ़िया से समझना है और समझने का प्रयास करना है। जैसे देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पुष्प है, और पुष्प में कौन कौन से भाग क्या क्या हैं वो आप लोग को ध्यान देना है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात, पुष्प के अगर हम पहला भाग की बात करते हैं, जैसे देखिए ये वाला आप लोग देख रहे होंगे बच्चे, ये वाला, इसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। देखिए, ये वाला जो चीज़ है बच्चे, इसे हम बच्चे पंखुड़ी कहते हैं, और इसी पंखुड़ी को हम पेटल कहते हैं।
पेटल, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे, इसे हम कहते हैं दलपूल। क्या कहते हैं बच्चे? दलपूल। देखिए जो नीचे वाला जो हरा पत्ती आप लोग देख रहे हैं, ये जो हरा पत्ती जो देख रहे हैं जो नीचे गिर गया है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चे बाह्य दलपूल। ध्यान दीजिएगा बच्चे, बाह्य दलपूल, बाह्य दलपूल कहते हैं। बाह्य दलपूल का रंग हमेशा कैसा होता है? हरा होता है। लगभग जितने भी फूल के दलपुंज होते हैं वो भिन्न भिन्न कलर में होते हैं, लेकिन जो बाह्य दलपुंज जो होते हैं वो हमेशा हरा होता है। कोई भी फूल उठा के देख लीजिएगा, उसका जो बाह्य दलपुंज होता है वो हरा होता है। बाह्य दलपुंज का काम होता है कि जब फूल कली अवस्था में रहता है तो उसको भोजन अर्थात पोषण देने में मदद करता है, क्योंकि पौधे के हरे भागों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे देखिए ये जो ऊपर से जो आवरण जो देख रहे हैं आप लोग बच्चे, ये देखिए फूल जब कली अवस्था में है तो ऊपर से जो हरा वाला परत देख रहे हैं, इस हरा परत को बच्चे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। या देखिए यहाँ पे भी देखिए कि बाह्य दलपुंज है। फूल जब कली अवस्था में रहता है, मतलब फुलाया हुआ नहीं रहता है, तो अंदर वाला जो है, अंदर वाला दलपुंज है, अंदर वाला दलपुंज है, और जो बाहरी से जो आवरण जो आप लोग को दिख रहा है वो बच्चे बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज का रंग हमेशा कैसा होता है? हरा होता है, आप लोग को याद रखना है। और बाह्य दलपुंज भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये जो कली रहता है अर्थात इसको रक्षा करता है। अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना करे तो ऐसी कंडीशन में इसका वृद्धि और विकास नहीं होगा। मतलब दुनिया में एक ही चीज़ ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, वो पेड़ पौधा। मनुष्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवण पाया जाता है। हरित लवण पाए जाने के कारण पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का संश्लेषण करता है। बच्चे आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात, कुछ जीव जंतु भी होते हैं, कुछ जीव भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जैसे बच्चे यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। आप लोग को यूग्लिना अर्थात एक प्रकार का जीवाणु ये है। जीवाणु अगर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चे यूग्लिना करता है क्या कि दिन में सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और रात में वो कीटों को पकड़कर खाता है और अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो देखिए जो यूग्लिना जो होता है वो दोनों जैसा व्यवहार करता है, एक पेड़ पौधा भी जैसा व्यवहार करता है, और दूसरी बात की वह कहने का मतलब परपोषी जैसा व्यवहार करता है, स्वपोषी जैसा भी और परपोषी जैसा व्यवहार करता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। जैसे बच्चे हो गया अमरबेल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। अमरबेल जो कि आप लोग देखे होंगे धान वगैरह के खेत में पतला पतला बाल जैसा कहीं कहीं मिलेगा आपको, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। वो बाकी आप लोग को आगे आते रहेगा, रेगुलर वीडियो केवल देखते रहिएगा तो आप लोग को समझ में आते रहेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे। तो देखिए फूल के 4 भाग होते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। पहला जिसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का रंग हमेशा कैसा होता है? हरा होता है। और जब फूल कली अवस्था में रहता है, तो उस कली को पोषण देने में मदद करता है, क्योंकि हरे भाग से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो याद रखना है, पहला भाग हो जाएगा आपका बच्चे बाह्य दलपुंज। दूसरा है दलपुंज। दलपुंज क्या होता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा। दलपुंज का रंग भिन्न होता है। जैसे जो पंखुड़ी जो आप लोग देखते हैं, देखिए ये सब जो पंखुड़ी जो दिखाई दे रहा है बच्चे, ये दलपुंज है। या देखिए ये सब देखिए पंखुड़ी का रंग देखिए लाल है बच्चे, देखिए अंदर इसमें पंखुड़ी है। और भी देखिए ये देखिए ये आपका अड़हुल का पंखुड़ी है, देखिए सूरजमुखी का पंखुड़ी है बच्चे, देखिए यहाँ पे देखिए गुलाब का पंखुड़ी है। तो देखिए पंखुड़ी का मतलब होता है बच्चे कि उसका रंग भिन्न होता है। दलपुंज का रंग क्या होता है? भिन्न होता है, और भिन्न रंग के कारण। और बताइए फूलों में गंध किसके कारण होता है? बताइए बाह्य दलपुंज के कारण कि दलपुंज के कारण? तो आप कहिएगा दलपुंज के कारण फूलों में क्या होती है? रंग होती है, आप लोग को याद रखना है, और गंध होती है। अब देखिए रंग और गंध होने से फूल में क्या फायदा है? रंग और गंध होने से यही फायदा है कि वहाँ कीटों को आकर्षित करती है, और कीटों को आकर्षित करने के बाद उसमें परागण की क्रिया होती है। अब कहिएगा परागण क्या होता है? आगे हमारा वीडियो में बच्चे आ जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग को याद रखना है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का रंग हरा होता है। जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो ये पुष्पों को भोजन देने में मदद या पोषण देने में मदद करता है। दूसरा भाग दलपुंज है, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है। इसी में रंग भी होता है, इसी में गंध भी होता है। किसमें? दलपुंज में। दलपुंज में रंग और गंध होने के कारण यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए तीसरा है पुमम।
और चौथा है जायांग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुमंग और जायांग। देखिए पु से पुरुष और पु से पुमंग, याद रखिएगा, पु से पुरुष, पु से पुमंग। पुरुष एक नर होता है, अर्थात पुष्प के नर भाग को हम पुमंग कहते हैं और पुष्प के मादा भाग को हम जायांग कहते हैं। बढ़िया से सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा। पु से पुरुष, पु से पुमंग, अर्थात पुमंग नर भाग होता है और जायांग मादा भाग होता है, अर्थात पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं और पुष्प के मादा भाग को हम जायांग कहते हैं। आप लोग को याद रखना है, पुष्प के जो नर भाग होता है उस नर भाग को हम पुमंग कहते हैं और जो पुष्प के जो मादा भाग होता है उसे हम जायांग कहते हैं। अब कहिएगा कि इसमें बताइए हमको किधर पुमंग है और किधर क्या है, जायांग है। देखिए फिर से सुनिए, देखिए ये जो नीचे की ओर जो गिरा है इसका नाम है बाह्य दल। कहीं नीचे की ओर जैसे गिर गया है, देखिए जब फूल फुला जाएगा, इसे देखिए यही फूल जब फुलाएगा ना तो जो हरा वाला परत है वो नीचे की ओर क्या होता है, गिर जाता है, क्योंकि जो नीचे की ओर जो गिरा है, ये जो हरा कलर का जो नीचे की ओर जो गिरा है इसी का नाम है बाह्य दल। और जो भिन्न भिन्न कलर के जो आप देख रहे हैं इसका नाम है दलपूल। अब देखिए इसमें पुमंग किधर है और जायांग किधर है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिएगा ये सूर्य जैसा संरचना आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा सूर्य जैसे संरचना को बच्चे हम कहते हैं कौन सी, पुमंग कहते हैं। देखिए ये भी बच्चे पुमंग है, ये भी पुमंग है, देखिए ये भी पुमंग है, देखिए ये भी पुमंग है। देखिए इसमें 4 पुमंग हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे, देखिए लाइन कट गई बच्चे, कैसे बोलो कोई बात नहीं, आ जाएगा तुरंत बच्चे, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं बच्चे, तुरंत भी आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम तुरंत आने वाला है बच्चे, ध्यान देंगे। चलिए बच्चे आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है बच्चे, हाँ बात कर रहे थे यहाँ पे बाह्य दलपूल, दलपूल, पुमंग और जायांग। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हरा वाला जो पत्ती दिख रहा है बच्चे, इस हरा पत्ती को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपूल। क्या कहते हैं, बाह्य दलपूल। जब फूल खिलता है तो ये वाला जो ऐसे पैक था वो नीचे की ओर गिर जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है, जिसे हम बाह्य दलपूल कहते हैं। और ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, जो रंगीन भाग जो देख रहे हैं, फूल के जो यहाँ पे पंखुड़ी जो देख रहे हैं, उसी का नाम होता है बच्चे दलपूल। इसका नाम है क्या बच्चे, दलपूल। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान क्या देना है, ये वाला जो सूर्य जैसा संरचना दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम धीरे धीरे, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, चीज़ों को समझते चलिए। देखिए ये वाला जो सूर्य जैसा संरचना दिखाई दे रहा है, इस सूर्य जैसे संरचना को बच्चे हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं बच्चे, पुमंग। देखिए ये सब पुमंग है बच्चे, पुमंग है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग बच्चे, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं बच्चे, जायांग। तो देखिए ये वाला बन गया पुमंग और ये वाला बच्चे क्या बन गया, जायांग। ये वाला बताइए बच्चे, ये वाला है बाह्य दलपूल। क्या है बच्चे, बाह्य दलपूल है, बाह्य दलपूल है, बाह्य दलपूल है। और ये वाला बच्चे क्या है, बोलिए, दलपूल है। ये वाला बच्चे क्या है, दलपूल है। दलपूल का रंग भिन्न होता है, याद रखना है। और इसमें दलपूल में ही गंध होता है, रंग और गंध दलपूल में ही होता है, याद रखना है। और आप लोग को ध्यान देना है, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका नाम है थैलेमस। थैलेमस अर्थात पुष्पासन। कहता है पुष्प के समस्त भाग जिस भाग पर स्थित होता है, पुष्प का समस्त भाग जिस भाग पर स्थित होता है उसे हम कहते हैं बच्चे कौन सी, पुष्पासन। इसी को बच्चे हम पुष्पासन कहते हैं। और ये वाला जो है, ये वाला जो देख रहे हैं बच्चे, जो इसको हम पकड़ते हैं, इसको जो फूल को पकड़ते हैं, किसी फूल को पकड़ते हैं तो हम लोग इसे बच्चे हम लोग कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं बच्चे, वृंत कहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात याद रखना है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं।
पहला भाग। पहले धीरे धीरे करके हम सिखाते चलेंगे बच्चे। पुष्प के कितने भाग बच्चे? 4 भाग होते हैं। पहला बताइए बाह्य दलकुंड। बाह्य दलकुंड का रंग कैसा होता है? हरा होता है। बाह्य दलकुंड का रंग कैसा होता है? हरा होता है। जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो यही बाह्य दलकुंड क्या करता है? उस कली को पोषण देने में मदद करता है। दूसरा बच्चे क्या है? दलकुंड। दलकुंड का रंग भिन्न भिन्न होता है। इसी में रंग और गंध दोनों होता है, जिसके कारण कीटों को ये अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। पुमंग। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं और पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। पुमंग के भी 3 हिस्सा होते हैं, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, आगे भी बताएंगे। और जायांग के भी 3 हिस्सा होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। चलिए अब हम लोग एक एक करके परिभाषा भी देखेंगे बच्चे। बाह्य दलकुंड किसे कहते हैं? कैलिक्स किसे कहते हैं? यह कली को रक्षा देने का कार्य करता है। कौन? बाह्य दलकुंड कली को रक्षा देने का कार्य करता है। इसका रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। यह देखिए फूल का सबसे कैसा भाग? बाहरी भाग होता है बच्चे, याद रखना है। इसके इकाई को सेपल कहते हैं। इसके इकाई, जैसे देखिए इसमें कई प्रकार का इकाई है। जैसे देखिए इसके इकाई है। जैसे देखिए ये जब नीचे की ओर गिरेगा, इसे देखिए नीचे की ओर जो गिर रहा है इसी का नाम है बच्चे सेपल। सेपल बाह्य दलकुंड का इकाई। इकाई माने एक। इकाई माने एक। तो जो बाह्य दलकुंड का जो इकाई माने एक होता है उसी को बच्चे हम सेपल कहते हैं, याद रखना है। तो बाह्य दलकुंड एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चे। इसका रंग हरा होता है। यह कली अवस्था में रहता है तो पोषण देने में मदद करता है और कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके इकाई को बच्चे हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट जिसका नाम है बच्चे दलकुंड। कोरोला कहता है कि यह रंगीन होता है। यह कीटों के परागण के लिए आकर्षित करता है। परागण, परागण क्या होता है आगे भी हम बताएंगे बच्चे। कहता है कि यह रंगीन होता है। यह कीटों के परागण के लिए आकर्षित करता है। इसकी इकाई पेटल होता है। देखिए ये था सेपल। देखिए बच्चे ये वाला सेपल था, लेकिन जो एकक है उसे हम पेटल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है सेपल और इसका नाम है पेटल। देखिए यह बाह्य दलकुंड है, यह दलकुंड। बाह्य दलकुंड की एक इकाई की बात करेंगे तो सेपल, और यदि दलकुंड की अगर एक इकाई की बात करेंगे तो पेटल। ध्यान दीजिएगा, अगर बाह्य दलकुंड की एक इकाई की बात करेंगे तो सेपल कहलाएगा और यदि दलकुंड की एक इकाई की बात करेंगे तो पेटल कहलाएगा। देखिए कितना आसान होता है बच्चे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दलकुंड, दलकुंड हम लोग देख रहे हैं। देखिए इस सब एकक को पंखुड़ी की बात करेंगे तो पेटल हो जाएगा। देखिए पेटल यानी दलकुंड। देखिए सीधा सीधा बात याद रखिएगा, सीधा सीधा बात रखिएगा। देखिए कली में रहेगा, बाहरी जो परत रहेगा उसे बाह्य दलकुंड, अंदर में रहेगा उसे दलकुंड, जो कलर में रहता है रंगीन भाग होता है उसे दलकुंड कहते हैं। बाह्य दलकुंड की इकाई को क्या कहिएगा बच्चे? सेपल। क्या कहिएगा? सेपल। और दलकुंड की इकाई को क्या कहिएगा? पेटल कहेंगे। दलकुंड की जो इकाई होगा उसे बच्चे हम क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। देखिए अपने पेटल के रंग और गंध के कारण देखिए घोड़ा को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। अब आकर्षित हो गया तो परागण में मदद करेगा। अब परागण क्या होता है बच्चे? हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। परागण में मदद करता है। अब देखिए सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा बच्चे। देखिए कितना बढ़िया बात मेरे लिए है। रात में खिलने वाले फूलों की दलकुंड, जो रात में जो फूल खिलता है तो जो दलकुंड होता है सफेद और सुगंधित होता है। जो फूल रात में खिलता है, जो फूल रात में खिलता है बच्चे याद रखना है कि उसका जो दलकुंड होता है सफेद और सुगंधित होता है। देखिए जो फूल रात में खिल रहा है, तो रात में खिल रहा है तो ज़्यादा सुगंधित होगा। और कहने का मतलब ये होता है कि दलकुंड सफेद और सुगंधित होता है। देखिए सुगंध अगर नहीं रहेगा तो रात में भी परागण होता है, तो रात में परागण की क्रिया नहीं होगा। तो जो फूल रात में खिलता है वो फूल सफेद होगा और सुगंधित होगा। जैसे आप लोग जानते होंगे रात रानी के फूल, रात रानी के फूल नाम ही है रात रानी। रात रानी रात में फुलाता है, रात में फुलाता है। और एक चमेली के फूल देखे होंगे बच्चे, चमेली का फूल भी उजला होता है। रात रानी के फूल भी कैसा होता है? उजला होता है, जो रतिये में खिलेगा लेकिन गंध बहुत ज़्यादा होगा। और उन्हें गंधवा से रतियों में कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है और उसमें परागण की क्रिया हो जाता है। और देखिए दिन में खिलने वाले फूलों की दलकुंड, दिन में खिलने वाले फूलों की दलकुंड रंगीन तथा चमकीला होता है जैसे गुलाब। जो फूल दिन में खिलेगा, याद रखिएगा, जो फूल दिन में खिलेगा, जो फूल दिन में खिलेगा वो पहले रंगीन होगा। जो फूल दिन में खिलेगा वो रंगीन होगा और कैसा होगा? चमकीला होगा। रंगीन और कैसा होगा बच्चे? चमकीला होगा। जो कि रंगीन और चमकीला के कारण वह कीटों को अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। लेकिन जो फूल रात में खिलता है, वो फूल में गंध ज़्यादा होगा। उस फूल में गंध ज़्यादा होगा, याद रखना। उस फूल में गंध ज़्यादा होगा, याद रखना है बच्चे। और वह सफ़ेद होता है, याद रखना है बच्चे। अब देखिए पुमंग,
पुमंग क्या होता है? देखिए पुमंग पुष्प के नर भाग होता है, ध्यान देगा, यह नर जननांग होता है। जननांग माने जनन, जन्म में मदद करता है, जन्म में मदद करता है। जन्म किसे कहते हैं? जन्म जीवों की वह क्षमता होती है जिसके अनुरूप कोई जीव अपने जीवों, अपने समान कोई जीवों को क्या करती है? जन्म, अपने समान संतानों को क्या करती है? जन्म देती है। देखिए यह नर जननांग होता है, नर जननांग होता है। मैंने पहले ही बताया था, पुरुष से पुरुष, पुरुष से पुमंग, पुरुष से पुरुष, पुरुष से पुमंग, और पुमंग नर हिस्सा की मादा हिस्सा नर जननांग होता है, ध्यान देगा, यह नर जननांग होता है। इसमें 3 हिस्सा कौन कौन? पुंकेसर, पराकोष, पराकन, ध्यान देगा, पुंकेसर, पराकोष, पराकन, कौन कौन बोलिए? पुंकेसर, पराकोष, पराकन। अब हम इसमें दिखाएंगे कने पुंकेसर है, कने पराकोष और कने पराकन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए सबसे पहली बात आप लोग को ध्यान देना है, देखिए ये पंखुड़िया जो पीला दिखाई दे रहा है, पीला जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम दलकुंज है। अभी जो हरियर का दिखाई दे रहा है, इसका नाम है बच्चे कौन? बाह्य दलकुंज। अब देखिए इसमें कौन नर है? पुमंग में नर मैंने पुमंग कौन है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कने पुमंग है, नर कने ही है। देखिए जिस प्रकार पुरुष में भी नर पुरुष और नर होता है और मादा होता है, मनुष्य में भी नर और मादा होता है, उसी प्रकार पुष्प में भी कहाँ नर और कहाँ मादा है, ध्यान दीजिएगा। नर मादा को पहचानिए बच्चे, नर और मादा को पहचानिए, इसमें कने नर है कने मादा है, ध्यान दीजिए बच्चे। देखिए इसमें देखिए ये वाला चीज देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये बच्चे नर है, ये बच्चे नर है, बच्चे नर। अब देखिए इसमें 3 हिस्सा कौन पड़ा? देखिए इसको कहेंगे पुंकेसर, इसको कहेंगे पुंकेसर, इसको कहेंगे पराकोष, और अपने छोटे छोटे कण होगा जिसे पराक। देखिए इसमें देखिए इसको कहेंगे पुंकेसर और इसको कहेंगे ऊंची पराकोष, ध्यान दीजिएगा, ये पुंकेसर है और पराकोष है, और अंदर छोटे छोटे दाना है जिसे हम पराकन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुंकेसर के 3 भाग, पुंकेसर के क्या भाग? 3 भाग। पुंकेसर के क्या भाग बच्चे? पुमंग के 3 भाग, सॉरी पुमंग के 3 भाग कौन कौन? पुंकेसर, पराकोष, पराकन। पुमंग के क्या हिस्सा? 3 हिस्सा, कौन कौन बोलिए? पुंकेसर, पराकोष, पराकन, बोलिए। पुमंग के क्या हिस्सा? 3 हिस्सा, बोलिए बच्चे। पुमंग के कितने हिस्सा? 3 हिस्सा, बोलिए कौन कौन बोलिए? पुंकेसर, पराकोष, पराकन, पुंकेसर, पराकोष, पराकन। देखिए ये जो सीधा गया है, ये जो सीधा गया है बच्चे, इसको कहेंगे पुंकेसर। अब देखिए इसमें रहता है पराकोष, ध्यान दीजिएगा, पराकोष जो पराकन को रखता है, देखिए पराकन को इसमें रखता है बच्चे, इसको पराकोष, इसमें छोटे छोटे दाना रहता है, छोटे छोटे दाना रहता है जिसे हम कहते हैं पराकन, इसमें पराकन रहता है बच्चे, याद रखिएगा। बोलिए पुमंग के कितने हिस्सा? जल्दी बोलिए बच्चे। 3 हिस्सा, बोलिए कौन कौन बोलिए बच्चे? पुंकेसर, पराकोष, पराकन, बोलिए पुंकेसर, पराकोष और पराकन। अब देखिए चलते हैं बच्चे को चीज, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है, पुमंग के भाग, इसके 3 भाग होते हैं, देखिए अभी बताया था, पुंकेसर, पराकोष, पराकन। देखिए पराकोष क्या होता है? इसके अंदर पराकन भरे रहते हैं, देखिए पराकोष में रहता है ना, देखिए ये जो पराकोष है, पराकोष के अंदर पराकन भरे होते हैं। पराकन निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए इसके अंदर जो पराकन है ना, निषेचन क्या होता है बच्चे? देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब क्या हो जाता है? मिल जाता है, उसी क्रिया को बच्चे हम क्या करते हैं? निषेचन। जैसे नर युग्मक क्या है? तो नर युग्मक इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? पराकन, और मादा युग्मक हो जाएगा पुष्प का कौची? अंडा। अर्थात देखिए अगर मनुष्य में बात करते हैं तो मनुष्य में होता है स्पर्म और कौची? ओभम। जब स्पर्म और ओभम मिलेगा तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो देखिए मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फ्लोपियन ट्यूब में होती है, फ्लोपियन ट्यूब में होती है। जो मादा होती है, मादा के फ्लोपियन ट्यूब में होती है, अर्थात कहने का मतलब याद रखिए फ्लोपियन ट्यूब में होती है। तो देखिए उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है कि परागकण और अंडा मिलता है, तो परागकण और अंडा मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि परागकोष क्या होता है कि इसके अंदर परागकोष का देखिए ये तो हो जाएगा पुंकेसर, ये हो जाएगा परागकोष, ये हो जाएगा परागकण। देखिए पुंकेसर, परागकोष, परागकण। तो जब परागकण में रहता है तो क्या करता है? निषेचन में मदद करता है। इसके अंदर जो परागकण है वो कण है जो निषेचन में मदद करता है। तो वही कहता है कि परागकोष इसके अंदर देखिए पहला पुंकेसर, तो पुंकेसर ई वाला टहनिया पुंकेसर हो गया, परागकोष ई वाला ऊपर से हो गया परागकोष, अब परागकोष के अंदर होगा परागकण, तो परागकण कुछ नहीं मदद करेगा बच्चे, निषेचन। इसके अंदर परागकण भरे होते हैं, परागकण निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? परागकण, याद रखिएगा, परागकण कौची में? निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, याद रखिएगा। अब हम चौथा पुष्प के भाग में चलते हैं बच्चे, जिसका नाम है जयान। देखिए जयान पुष्प के मादा भाग होते हैं। जयान पुष्प के कैसा भाग? मादा भाग होते हैं। देखिए पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग और मादा भाग को कहते हैं कौची? जयान। जयान के भी कई हिस्सा? 3 हिस्सा होता है, वर्तिका, अंडाशय। देखिए कहता है कि यह मादा जननांग होता है, इसमें अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिका। अब पहचानिए कहाँ वर्तिका, कहाँ वर्तिका, कहाँ अंडाशय। इस देखिए ये वाला जो संरचना आप देख रहे हैं, देखिए ऊपरी से जो ये वाला संरचना देख रहे हैं, ये वाला इसका नाम है वर्तिका, ध्यान दे लीजिए, इसका नाम है वर्तिका। और ये जो पतला जाके हो गया है इसी हम लोग कहते हैं बच्चे को वर्तिका। और नीचे जो लोटा जैसा संरचना आप देख रहे हैं
इस लोटा जैसा संरचना को क्या कहते हैं बच्चे? हम अंडाशय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया वर्तिका, ये हो गया वर्तिका, अभी हो गया अंडाशय। और तीनों को मिला देंगे, तीनों को जब मिला देंगे बच्चे ये बन जाता है कौन सी? जायांग बन जाता है, जायांग। तो इसी देखिए जायांग नर है कि मादा? बताइए, जायांग कौन सी नर है कि मादा? मादा कहिएगा, मादा। जायांग कितने हिस्सा? 3 हिस्सा। बोलिए कौन कौन? वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय। याद रखिएगा, ये वाला क्या कहलाएगा? वर्तिका। और जो पतलका है उसे क्या कहेंगे? वर्तिका। और नीचे जो लोटा जैसे संरचना उसे क्या कहेंगे? अंडाशय। याद रखिएगा, वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। अब देखिए यहाँ पे याद रखना है कि जायांग, तो जायांग हमने अभी बता दिया, जायांग, जायांग मादा भाग होता है इसका, 3 हिस्सा, वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय। अब देखिए पुष्पासन किसे कहते हैं? देखिए ये वाला पुष्पासन, देखिए पुष्प का समस्त भाग, देखिए पुष्पासन, पुष्प का आसन पुष्पासन कहलाता है। नाम ही देखिए, नाम से पता चल रहा है। देखिए पुष्पासन, पुष्प माने फूल, आसन माने बैठने वाला, जहाँ फूल बैठता है, जहाँ फूल क्या होता है? बैठता है, तो बैठने वाले जगह को कहते हैं कौन सी? पुष्पासन। तो देखिए पुष्प का समस्त भाग, देखिए पुष्प सब है, पुष्प ही है, पुष्प का समस्त भाग जहाँ बैठा होता है, जहाँ स्थित होता है, उसी को बच्चे कहते हैं पुष्पासन। देखिए ये हो जाएगा आपका कुछ, ये हो जाएगा आपका दलफूल। देखिए ये वाला हो जाएगा नर की मादा, नर हो जाएगा बच्चे। देखिए ये वाला मादा है, ये वाला कुछ नहीं बच्चे, मादा। इसको कहते हैं कौन सी? बताइए, पुंकेसर, पुंकेसर। ये वाला पराग, ये वाला परागकण। देखिए पुमंग हो जाता है, पुमंग। और ई वाला हो जाता है बच्चे कौन सी? जायांग। ई वाला हो जाता है पुमंग, आई वाला हो जाता है बच्चे कौन सी? जायांग। अब देखिए पुष्प का समस्त भाग, देखिए जहाँ स्थित है, देखिए अहिजा पर स्थित है, अहिजा पर सब अहिजा पर आके बैठ गया है, सब अहिजा पर आके बैठ गया है, तब उसे थैलेमस कहते हैं, या इसे हम पुष्पासन कहते हैं। याद रखिएगा, पुष्प का समस्त भाग जहाँ पर स्थित होता है या जहाँ पे बैठा होता है, उसी को बच्चे हम कहते हैं पुष्पासन। याद रखना है, ये जो कहता है पुष्प के समस्त भाग पुष्पासन पर स्थित होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है बच्चे कौन सी? पराग। पुष्प के बारे में हम लोग पढ़ लिए, पुष्प के भाग में पढ़ लिए। देखिए एक बार हम लोग बढ़िया से बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प फूल माने पुष्प जो होता है पौधा का मुख्य जनन अंग होता है। पुष्प से ही फल बनता है, फल से बीज बनता है और बीज से नए पौधे की शुरुआत होती है। आप लोग को याद रखना है, पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, पहला देखिए, पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। पहला देखिए, पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। बाह्य दलपुंज का रंग हरा होता है। जब फूल कली अवस्था में रहता है तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यह फूलों को पोषण देने में मदद करता है। दलपुंज का रंग भिन्न भिन्न होता है, जो अपने रंग और गंध के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रात में खिलने वाला जो फूल होता है उस दलपुंज का रंग उजला होता है, लेकिन वह सुगंधित होता है, जैसे रात रानी के फूल और चमेली के फूल। लेकिन जो फूल दिन में खिलता है, जो फूल दिन में खिलता है वह कम सुगंधित और चमकीला दिखाई देता है और रंगीन होता है। फिर देखिए अगला था तीसरा पुमंग और एक था जायांग। पुमंग नर भाग होता है, पुष्प से पुरुष, पुष्प से पुमंग। पुमंग जो होता है पुष्प के नर भाग होता है और जायांग पुष्प के मादा भाग होता है। पुमंग के 3 भाग होते हैं, पुंकेसर, परागपुष, परागकण। फिर सुनिए, पुंकेसर, परागपुष, परागकण। और जायांग के भी 3 हिस्सा, जायांग मादा हिस्सा होता है, जायांग के 3 हिस्सा होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और कवची, अंडाशय होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा बच्चे। अब देखिए परागण क्या होता है, परागण क्या होता है। जैसे देखिए परागण करने के लिए आपको ध्यान देना है कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए बच्चे, यहाँ से देखिए, इसमें देखिए, ये तो देखिए नर भाग होता है कौची? पुमंग। नर भाग पुमंग, पुमंग के 3 हिस्सा, पुंकेसर, परागपुष, परागकण। तो देखिए ये जो नर भाग में ये जो पुमंगवा है, तो इनमें देखिए पुंकेसर, ये वाला परागपुष और एक अंदर रहता है छोटा छोटा दाना, जैसे कहते हैं परागकण। तो परागकण का देखिए, परागकण का किसके पास पहुंच जाना? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना। देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र है, यहाँ पे देखिए वर्तिकाग्र है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सुनिएगा, बढ़िया सुनिएगा। देखिए इसमें छोटा छोटा दाना है, तो दाना जो है तो क्या होगा कि परागकण है, तो परागकण में कहाँ पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र तक। तो वही चीज परागण कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना परागण कहलाता है। देखिए अब परागण करने के लिए देखिए यहाँ पर कोई चीज, जैसे भौरा है, मधुमक्खी है, वो अपने पैर में क्या करता है कि परागकण को क्या कर लेता है? सटा लेता है, और सटा करके उड़ जाता है, और उड़ करके और दूसरा पुष्प पर या उसी पुष्प पर, दूसरा पुष्प पर या उसी पुष्प पर जाके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। उसके वर्तिकाग्र पर जाके अपने परागकण को झाड़ देगा, परागकण को जाके झाड़ देगा, परागण हो जाएगा। तो सीधा बात याद रखिएगा,
परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना। बढ़िया से सुनिएगा, बढ़िया सुनिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया सुनिएगा बच्चे, बढ़िया सुनिएगा। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ध्यान दीजिएगा, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, बढ़िया सुनिएगा, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा बच्चे तब वो परागण कहलाएगा। अब कौची से जाएगा परागकण, कैसे जाएगा? देखिए, कीट लेके जाएगा या हवा लेके जाएगा या जंतु से परागण होगा या जल से परागण होगा या जानवर से परागण होगा या मनुष्य से परागण होगा, या कहने का मतलब ये होता है कि हवा द्वारा भी परागण हो सकता है। तो परागण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। पहले देखिए परागण किसे कहते हैं? तो कहिएगा कि परागकण का वर्तिकाग्र। देखिए परागकण, जो परागकण है, फूल में जो नर हिस्सा उमंग था, उमंग के 3 हिस्सा था, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। आई जो परागकण है वो चल जाना कहाँ? वर्तिकाग्र। देखिए यहाँ पे भी जाके गिर सकता है, यहाँ पे भी जाके गिर सकता है, उसी फूल में भी जाके गिर सकता है, उसी फूल में। देखिए उसी फूल में गिरेगा तो स्वपरागण, स्वपरागण। जब उसी फूल में गिरेगा तो स्वपरागण, और उसी जैसा उसी जाति के दूसरे पुष्प, उसी जाति के दूसरा जाति पर कभी परागण नहीं हो सकता है, दूसरा जाति पर कभी परागण नहीं हो सकता है। जब उसी पुष्प के जब वर्तिकाग्र पर गिरेगा तब उसे हम स्वपरागण कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी जाति के दूसरे, देखिए जैसा ही है उसी जाति के है, देखिए ये जो फूल है वही फूल सेम है, तो उसी जाति के पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा, उसी जाति के वर्तिकाग्र दूसरे फूल पर गिरेगा तो हो जाएगा, उसे हम पर परागण कहते हैं। देखिए एक होता है स्वपरागण, एक वो पर परागण, जो हम आगे बात करेंगे। तो देखिए पहले तो आप लोग को ध्यान देना है परागण किसे कहते हैं। तो परागण का मतलब याद रखना है परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकण का कहाँ पहुंचना बच्चे? वर्तिकाग्र तक पहुंचना। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में बच्चे आया होगा। अब देखिए ध्यान से हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमने लिखा है कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना परागण कहलाता है। कौची का? परागकण का कहाँ तक पहुंच जाना? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना परागण कहलाता है। आप लोग को ध्यान देना है। अब देखिए परागण के लिए माध्यम, परागण के लिए कई माध्यम होते हैं बच्चे। परागण के लिए कई माध्यम, कौची से परागण हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कीट द्वारा परागण हो रहा है, यहाँ देखिए पक्षी द्वारा परागण हो रहा है, यहाँ देखिए जानवर द्वारा परागण हो रहा है, और जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जल द्वारा परागण हो रहा है, यहाँ उड़िया जाता है, मदार के फूल है, देखिए हवा द्वारा परागण होता है, देखिए ये भी हवा द्वारा परागण होता है, देखिए ये भी हवा द्वारा। तो देखिए परागण के लिए कई माध्यम होते हैं। परागण को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक स्वपरागण और एक बांट दिया बच्चे पर परागण। तो देखिए स्वपरागण आप लोग को अभी मैंने बताया, जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर मिलेगा। जैसे देखिए डायग्राम को देखिएगा, अगर हम डायग्राम को एकदम फोटो देखते रहिएगा बच्चे। देखिए इसके देखिए ई वाला है पुंकेश, देखिए उमंग है, उमंग के 3 हिस्सा, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। तो परागकण में जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, ये जो परागकण है उसी पुष्प के जब वर्तिकाग्र पर गिरेगा, उसी पुष्प के, तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तब उसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन पर परागण देखिए, डायग्राम को देखिएगा बच्चे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देना बच्चे। चाहे ऊपर में भी वो डायग्राम था, आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए इस पुष्प में आप लोग देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए उसी जाति के फूल है, लेकिन देखिए इसका परागण उसके जाके वर्तिकाग्र पर, इसका परागण उसके जाके वर्तिकाग्र पर गिर रहा है, तो ये हो जाएगा पर परागण। क्या हो जाएगा? पर परागण। लेकिन देखिए इस डायग्राम में देखिए कहता है कि जब किसी पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, उसी पुष्प के जब वर्तिकाग्र पर गिरेगा तब उसे बच्चे हम कहते हैं स्वपरागण। अब जब उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागण गिरता है तब उसे पर परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्वपरागण किसे कहते हैं? देखिए स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। लेकिन और एक बात समझिए, कौची में स्वपरागण होता है। जैसे देखिए गुड़हुल माने उड़हुल, और कुछ बच्चे गुलाब, मटर, सूर्यमुखी आदि में कुछ होता है बच्चे स्वपरागण होता है। अब कहिए इसी में क्यों होता है? देखिए जिस पुष्प में द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प में माने दोनों लिंग होता है, नर भी और मादा भी, वैसे पुष्प में सामान्यतः स्वपरागण होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी माने जेकरा में नर और मादा दोनों रहेगा, जेकरा में नर और मादा दोनों रहेगा तब ना स्व कहने का मतलब स्वपरागण होगा बच्चे। देखिए जेकरा में नर रहेगा, मादा रहेगा तो ओकरे में तो स्वपरागण होगा। अब मान लीजिए कि एगो में मान लीजिए खाली नरे रहेगा, अब उन्हीं अगर मादा रहेगा तो बताइए स्वपरागण होगा, उनमें पर परागण होगा, पर परागण होगा। जब एक फूलवा में नरो रहेगा, मादा, तो देखिए पुष्प के भी 2 लिंग होते हैं, एक नर और मादा। तो देखिए कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जेकरा में नर भी होता है और मादा भी होता है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें नर भी होता है मादा भी होते हैं, वैसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कौन फूल है जेकरा में नर भी होता है और मादा भी होता है? जैसे देखिए
गुड़हुल, गुड़हुल माने उड़हुल, और कब बच्चे गुलाब, और कब मटर और सूर्यमुखी, ये सब ऐसे पुष्प होते हैं बच्चे, जो ऐसे पुष्प होते हैं जकरा में नर भी होता है और मादा भी होता है। तो अब आप ही बताइए, जकरा में नर भी है मादा भी है तो स्वपरागन की परपरागन, स्वपरागन होगा। जकरा में नर भी होगा और मादा भी होगा, जिस पुष्प में नर भी है और मादा भी है तो उसमें स्वपरागन, उसी पुष्प के परागण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो स्वपरागन होता है। तो याद रखना है, द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागन होगा और एक लिंगी पुष्प में समानता परपरागन हो जाएगा। एक लिंगी नर अलगे रहेगा, मादा अलगे रहेगा, तो उन्हीं से ना उड़िया के इस पर जाएगा बच्चे, तो वो परपरागन हो जाएगा। तो देखिए अब कहता है परपरागन, देखिए कहता है परपरागन में एक पुष्प के परागकण, परपरागन में एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर होते हैं। हमने सब पहले ही बता दिया। देखिए जब एक ही फूल में परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो स्वपरागन, लेकिन अगर उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तब उसे हम परपरागन कहते हैं। याद रखना है बच्चे। अब देखिए जैसे परपरागन कौन पपीता, तो पपीता एक लिंगी होता है, याद रखिएगा, ओकरा में एक ही लिंग होता है तो दूसरा माना जाएगा, दूसरा माना जाएगा। और जैसे तरबूजा हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, धान आदि हो जाएगा, इस सब में बच्चे परपरागन होने की संभावना होती है। अब देखिए कहता है परपरागन एक लिंगी पुष्प में नियमता होता है। याद रखिए स्वपरागन मुख्यतः द्विलिंगी में होता है, लेकिन परपरागन याद रखिएगा बच्चे नियमता में एक लिंगी पुष्प में होता है। परपरागन बाहरी साधन वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा तथा अन्य जंतुओं द्वारा होता है। कौन? परपरागन बाहरी साधन जैसे वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा तथा कीट तथा अन्य जंतुओं द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रमुख बात है, परपरागन अच्छा माना जाता है। अब देखिए परपरागन अच्छा होता है कि स्वपरागन अच्छा होता है, तो आप कहिएगा परपरागन अच्छा होता है। अब कहिएगा परपरागन काहे अच्छा होता है। देखिए जब दो एक ही जाति के फूल में जब परागन होगा तब वो तो परपरागन। तो देखिए अगर दो फूल के जाति में होगा, जैसे एक ही जाति के दो फूल है तो उसका गुण और इसका गुण दोनों के मिलकर वो नया गुण तैयार होगा, तब नया किस्म का फूल जन्म लेगा जो कि अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर एक ही फूल रहेगा, एक ही फूल में अगर परागन होगा तो ओकरे ऐसा फूलवा बनेगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि वो देहात के लड़का है और वो देहात की लड़की है, दोनों के बीच शादी होता है, लड़कावा के लड़कियाँ के, देहात लड़का देहात लड़की, तो आप लोग जानते हो। चाहे ऐसे समझिए एगो CBSE बोर्ड के लड़का है और एगो मान लीजिए, चाहे ऐसे समझिए बिहार बोर्ड के लड़का है, एगो CBSE बोर्ड की लड़की है, जान लीजिएगा वो बिहार बोर्ड के लड़का है, एगो CBSE बोर्ड की लड़की है। तो बिहार बोर्ड वाले लड़का के जानते हो बच्चे, मैथवा मजबूत रहता है और CBSE बोर्ड वाला लड़कियों की कोचिंग मजबूत रहता है, इंग्लिशवा मजबूत रहता है। और दोनों के बीच में अगर शादी होगा ना तो जब बचवा जन्म लेगा वो जानते हैं तो मैथो बरियार रहेगा और इंग्लिशो। तो देखिए ये परपरागन हो जाएगा, दो अलग अलग एगो शहरी एगो देहाती, या ऐसे कह दीजिए एगो CBSE एगो बिहार बोर्ड, CBSE और बिहार बोर्ड। लेकिन यदि अगर हम कह देंगे दोनों अगर बिहार बोर्ड के रहेगा, दोनों बिहार बोर्ड के लड़का और लड़की है तो दोनों के खाली मैथवे मजबूत रहेगा और जे बचवा जन्म लेगा ओकरो खाली मैथवे मजबूत रहेगा, तो स्वपरागन अच्छा ना हुआ, परपरागन दो अलग अलग रहेगा, एगो CBSE बोर्ड एगो बिहार बोर्ड। तो ऐसी कंडीशन में बिहार बोर्ड वाला के मैथो बढ़िया रहेगा, CBSE बोर्ड वाला के इंग्लिशो बढ़िया रहेगा और दोनों मिलकर जब बचवा जन्म लेगा उसको मैथो बढ़िया रहेगा और इंग्लिशो बढ़िया रहेगा। इसीलिए परपरागन अच्छा माना जाता है। याद रखना बच्चे, परपरागन कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है परागन के विभिन्न माध्यम। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बच्चे, इसलिए हम क्लास को इतना ही समाप्त करते हैं। आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बढ़ाएंगे बच्चे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे आप लोग को हम ले जाने का प्रयास करेंगे बच्चे। केवल हमसे जुड़े रहें, हमको एकदम ध्यान से हमारी बातों को सुनते रहें, एकदम गहराई से मेरी बातों को सुनते रहेंगे तो हम आपके नॉलेज को अच्छा से विस्तार करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का हम वीडियो आप लोग को डालते रहेंगे। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, हर एक धीरे धीरे वीडियो को हम लोग एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे बच्चे। धन्यवाद।